बाकी सबसे डिफरेंट आपको कांग्रेस में क्या लगा? क्योंकि किसी टाइम कांग्रेस में वो वक्त था, सब छोड़कर जा रहे थे और कह रहे थे कि डूबती हुई नैया में हम कैसे पार लगेंगे जब कांग्रेस खुद पार नहीं लग रही। तो आज उस डूबती हुई नैया में सब लीडर दोबारा से, मैं आपकी बात करने के साथ साथ कुछ गुलाम नबी आजाद के साथ भी लीडर थे जिन्होंने आपके साथ ज्वाइनिंग की, तो आज वो डूबती हुई नैया को किस तरह से आप सबको जो है किनारा दिख गया? डूबती नैया नम्रता ने कभी नहीं कहा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है ये एक समुंदर है, और मुझे लगता है कि गांव का कोई ऐसा चोर नहीं होगा, किसी भी शहर का किसी भी स्टेट का कोई ऐसी गांव नहीं होगी जहां आपको कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं मिले। तो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं की रखवाली करने के लिए और हिंदू का एक चेहरा लेके नकाब पहन के आई थी कि हम हिंदू हितैषी लोग हैं, हमसे बड़ा हिंदू हितैषी कोई नहीं। आज जब लोग जवाब मांगते हैं कि माइनॉरिटी किलिंग क्यों हो रही, आज भी टारगेट किलिंग्स क्यों हो रही है, रजौरी में टारगेट किलिंग हुई, क्या आप इंसाफ दिला पाए? आज भी टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर एक एक घर से निकाल के बंदे का नाम पूछ के मार दिया जाता है। आप आज क्या जवाब देते हैं? आतंकवाद वहां नहीं है, खत्म हो चुका। तो फिर ये टारगेट किलिंग क्या है? स्मृति ईरानी जी ने कहा कि उन्होंने फ्लाइंग किस की है, कैसे देखती हैं आप? देखिए आशी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी जी को वो दिन याद करना चाहिए जिस दिन वो गले में प्याज टमाटर डाल के सड़कों पे खड़ी हो जाती थी, और आज जब वो टमाटर को आग लगी है, 200-250 रुपए किलो बिक रहा है, आज स्मृति ईरानी उस पे बात करने को तैयार नहीं है। वही 450 के सिलेंडर पे मोदी जी रोज कहते थे कि नमस्कार करने करके जाइएगा जब वोट डालने जाएं। 1200 1250 का सिलेंडर मोदी जी उसको कर देते हैं, 100 रुपए की गैस और पेट्रोल की कीमतें हो जाती हैं, तब स्मृति ईरानी जी को याद नहीं आता। चूड़ियां भेजती हैं तो मनमोहन सिंह जी को भेजती हैं। आज मोदी जी को चूड़ियां भेजे ना, जब मणिपुर में औरतों को निर्वस्त्र करके पूरे शहर के अंदर उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, तब मोदी जी आते नहीं और बोलते नहीं। भी आपने देखा कि कुछ ऐसे चेहरे जो हैं वो कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं। नम्रता शर्मा जी हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। आखिरकार घर वापसी जो है वो इनकी भी कांग्रेस में हो चुकी है, लेकिन इनसे बात करना बहुत जरूरी है। नम्रता जी, सबसे पहले आप ये बताइए, हर कोई जानना चाहता है, हम भी यही जानना चाहते हैं कि घर वापसी हुई है आपकी, तो कितने मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस ही क्या वो पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में जो है अपना झंडा गाड़ सकती है? देखो आशीष, सुबह से निकले थे और शाम को वापस अपने घर ही आना था, तो घर वापसी एक ऐसा ब्लेस्ड फील है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, बिकॉज अपना घर जो होता है वो घर ही होता है। और नम्रता शर्मा इज आइडियोलॉजिकली अ कांग्रेस पर्सन। मैंने हमेशा से कहा कि हम नेहरू और गांधी की विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं, और आज एक जो रीजनरेशन पार्टी के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी ने एक क्रिएट किया है, मुझे लगता है एकमात्र विकल्प कांग्रेस के अलावा कुछ नजर नहीं आता जो देश को पूरे साथ लेके चलेगा। और जम्मू कश्मीर जैसी जो स्टेट है जहाँ पे हर 5 किलोमीटर के बाद भाषा बदले, जहाँ परिप्रेक्ष्य बदले, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक लग रहा है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके माध्यम से खड़गे जी का, जो एआईसीसी प्रेसिडेंट हैं, और अपने वेणुगोपाल जी का, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी बड़ी बहन रजनी पाटिल जी का, जो जनरल सेक्रेटरी हमारी स्टेट इंचार्ज हैं, और अपने भाई वकार रसूल जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी ज्वाइनिंग और इतने अच्छे खुशी के माहौल से हम सबको खुशी के तहत हमारी ज्वाइनिंग हमारी पार्टी के अंदर वापस करवाई। तो घर वापसी जैसी फील कुछ नहीं होती, बहुत अच्छा एक लग रहा है, क्योंकि जो आइडियोलॉजी है वो तो कांग्रेस की है, और मुझे लगता है कांग्रेस ही है जो देश को आगे लेके जा चलिए, सकती है। आपने माना कि घर वापसी हुई है, ज्यादा डीपली नहीं मैं जाऊंगी क्योंकि हर एक लीडर का अपना एक पर्सनल चॉइस रहता है उसे कहाँ जाना है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि बाकी सबसे डिफरेंट आपको कांग्रेस में क्या लगा? क्योंकि किसी टाइम कांग्रेस में वो वक्त था, सब छोड़कर जा रहे थे और कह रहे थे कि डूबती हुई नैया में हम कैसे पार लगेंगे जब कांग्रेस खुद पार नहीं लग रही। तो आज उस डूबती हुई नैया में सब लीडर दोबारा से, मैं आपकी बात करने के साथ साथ कुछ गुलाम नबी आजाद के साथ भी लीडर थे जिन्होंने आपके साथ ज्वाइनिंग की, तो आज वो डूबती हुई नैया को किस तरह से आप सबको जो है किनारा दिख गया? डूबती नैया नम्रता ने कभी नहीं कहा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है ये एक समुंदर है, और मुझे लगता है कि गांव का कोई ऐसा चोर नहीं होगा, किसी भी शहर का किसी भी स्टेट का कोई ऐसी गांव नहीं होगी जहां आपको कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं मिले। कांग्रेस कभी भी डूबता हुआ जहाज नहीं था, लेकिन हम लोगों का ये मानना था कि कुछ लोग कांग्रेस के अंदर ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, जिन लोगों ने शायद कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए थे भाजपा के साथ। तो हमारे आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस उनके साथ हुए, जिसके तहत हमने ये पार्टी को अलविदा कहा। और हमने 2014 में अलविदा नहीं कहा जब यहाँ पे भाजपा की सरकार बनी, और हमने कभी भी उन पार्टियों का दामन नहीं थामा जो पार्टियां रूलिंग में हो, कि नम्रता शर्मा जी चेयरमैन बनने चली गई उस पार्टी में या ऐसा। हमने हमेशा संघर्ष करती हुई पार्टी का साथ दिया, जो संघर्ष जम्मू के लिए हो, जो संघर्ष हो हमारे हक, हमारी स्टेटहुड को वापस दिलाने के लिए, जो हक हो, जो लड़ाई हम लड़ने चाहते थे, वो लड़ाई
को आगे जारी रखेंगे। और कांग्रेस का एक अब जो कांग्रेस हमने देखी एक रिजेन्युएशन और वर्कर लेवल तक आप देखिए बहुत एक उत्साह है कि कांग्रेस ही है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा आज प्रताड़ित कर रही है लोगों को, चाहे वो टैक्सों की भरमार से, चाहे वो दूसरी तरह से हमारा सब हक छीन के, तो मुझे लगता है कांग्रेस एकमात्र विकल्प रह जाता है जो इस स्टेट को, यूटी है जो अब इन्होंने जिसको तोड़ दिया और विभाजन किया, हमारा स्तर घटाया, तो उसको आगे लेके जा सके और पूरे देश को आगे लेके जा सके। अगर मैं आपके स्टेटमेंट्स को याद करूँ जो आपने मीडिया के सामने दिए हैं, आपने बहुत बार ऐसा कहा है कि मैं जम्मू की हूँ, मैं जम्मू की बेटी हूँ, मुझे जम्मू के बारे में सोचना है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो जम्मू के बारे में आप क्या सोचती हैं कि किस चीज़ में जो है वो जम्मू पीछे है? देखिए, आज जिस तरह से जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है और जो 25 लोग यहाँ से चुन के भाजपा के अंदर गए थे आशी, वो सब लोग जम्मू को बिलोंग करते थे। कश्मीर से सीटें नहीं आई थी भारतीय जनता पार्टी को, ना ही कभी आएंगी। लेकिन जिस तरह से आज भेदभाव जम्मू के साथ हो रहा है, उसी भेदभाव के चलते लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। डोगरों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज भी जो ये 370 तोड़ के जो हमारा लैंड का जो ये दूसरों को देना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता आप किसी भी लेबर क्लास के बंदे से पूछें कि वो कश्मीर जाके अपना वहाँ लैंड परचेज करना चाहेगा। जो भी आज विस्थापित बाहर से आएंगे, वो सब अगर चाहेंगे कि हम लैंड परचेज करें, अपना घर बनाएं, उनको जम्मू से अच्छी जगह नहीं मिलेगी। तो डाका डलेगा तो नौकरियों पे भी जम्मू की डलेगा, डाका डलेगा तो जमीनों पे भी जम्मू की डलेगा। तो मेरा हमेशा से मानना है कि मेरी थाली में अगर 2 रोटियां हैं, तो मैं पहले ये भी सोचूंगी कि मेरे घर वालों को भी मिल जाए, फिर एक रोटी को मैं दान दूंगी ना। मेरे बच्चों के लिए रोजगार है नहीं, आप लिस्टें निकालते हैं, उसमें आप करप्शन करते हैं और फिर वो लिस्टों को क्रैश करना पड़ता है। आप रोजगार हमारे बच्चों को देते नहीं। आप जमीनों की बात करें तो आपने आज कहा था 370 एक बाधा है यहाँ पे इंडस्ट्रीज आने में। आप आज आरटीआई लगा के पता करिए कि कितनी इंडस्ट्रीज या 370 टूटने के बाद यहाँ आई हैं, बल्कि जो लगी थी वो भी बंद करनी पड़ी। हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे, अब देखिए जब ये कोर्ट में अभी चल रहा है, ये तो अभी मैं इस पे ज़्यादा बात करने की बनती नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रहा है। लेकिन बहुत अच्छा लगा जब कल मैं सुन रही थी चीफ जस्टिस साहब को, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि 370 से पहले कौन से प्रोविजन थे और बाद में कौन थे। तो जब उन्होंने यहाँ से कपिल सिब्बल जी ने कहा कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे प्रोविजन है सेंटर के, वो सब यहाँ लागू थे, तो 370 में ऐसा कुछ रह नहीं गया था जिसको इन्होंने हटा के इतनी बड़ी बात करी। हाँ, अगर ये महिलाओं के हक की बात करते हैं तो ये वैसे भी दे सकते थे। अगर ये बात करते हैं कि हमने वाल्मीकि समाज को इन्वर्ट करना, तो उसको पहले भी दे सकते थे। तो ये सब चीजों को कोई मना नहीं करता कि इन सबको हक मिलने चाहिए, हम उसके साथ हैं, उनकी आवाज बनने को तैयार हैं। लेकिन आपने हमारी जमीनों के हक दूसरों को दे दिए। यहाँ सिर्फ जो नौकरियां निकलेंगी उसमें 4th क्लास नौकरी सिर्फ मेरे बच्चे को मिलेगी, बाकी सब नौकरियों का हक बाहर के लोगों के साथ होगा। कंपटीशन से जम्मू कश्मीर का बच्चा नहीं घबराता। लेकिन आपने ये जिस तरह से एक आपने ओपन गेटवे कर दिया कि सब चीजों के लिए, ताकि लूट खसूट मचाई जा सके। हमने तो ये भी देखा कि 370 हटने के बाद जब से ये एलजी साहब आए हैं, जब से यहाँ यूटी बनी है, तो छोटी से छोटी नौकरी, छोटी से छोटा रोजगार, चाहे वो फुटपाथ हो, चाहे वो कार पार्किंग का हो, वो भी बाहर आउटसोर्स कर दिया गया। कभी किसी गुजरात वाले को दे दिया गया, कभी किसी यूपी वाले को दे दिया गया। तो मेरे बच्चे को आप ना प्राइवेट रोजगार देने को तैयार हैं, ना आप सरकारी नौकरी निकालते हैं, तो मेरा बच्चा आखिर कहाँ जाएगा? जब वो रोजगार के लिए आवाज उठाता है, आप उस पर लाठी चला देते हैं। हमने लाठीचार्ज होते देखे, आपने कवर किए। एनएचएम की वर्कर्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर, लेडीज के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आज भी माइनॉरिटी के जो एससी के लोग हैं, वो जो बैठे हैं पनामा चौक पे, आज भी वो लोग अपने लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं की रखवाली करने के लिए और हिंदू का एक चेहरा लेके नकाब पहन के आई थी कि हम हिंदू हितैषी लोग हैं, हमसे बड़ा हिंदू हितैषी कोई नहीं। आज जब लोग जवाब मांगते हैं कि माइनॉरिटी किलिंग क्यों हो रही, आज भी टारगेट किलिंग्स क्यों हो रही है, रजौरी में टारगेट किलिंग हुई, क्या आप इंसाफ दिला पाए? आज भी टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर एक एक घर से निकाल के बंदे का नाम पूछ के मार दिया जाता है। आप आज क्या जवाब देते हैं? आतंकवाद वहां नहीं है, खत्म हो चुका। तो फिर ये टारगेट किलिंग क्या है? आज फिर मुझे तो ये दोहरा मापदंड भाजपा का समझ नहीं आता। अगर इतनी यहाँ पे एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है, हार्मनी बन चुकी है, सब कुछ ठीक है, फिर असेंबली के चुनाव क्यों नहीं हो सकते? डीडीसी के चुनाव आप करवा सकते हैं, आप पंचायती और कॉरपोरेशन के चुनावों की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन असेंबली के चुनावों से भारतीय जनता पार्टी आखिर घबराती क्यों है? नम्रता जी, कल तक जो राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते थे, आज उनको सबसे बड़े कॉम्पिटिटर जो है वो राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनसे उनका घर ले लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से वो केस जीत कर आए हैं। फिर उसी दिन स्मृति ईरानी जी ने कहा कि उन्होंने फ्लाइंग किस की है। कैसे देखती हैं आप?
देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी जी को वो दिन याद करना चाहिए, जिस दिन वो गले में प्याज़ टमाटर डाल के सड़कों पे खड़ी हो जाती थीं, और आज जब वो टमाटर को आग लगी है, 200-250 रुपए किलो बिक रहा है, आज स्मृति ईरानी उस पे बात करने को तैयार नहीं है। वही 450 के सिलेंडर पे मोदी जी रोज़ कहते थे कि नमस्कार करने करके जाइएगा जब ये वोट डालने जाएँ। 1200 साढ़े 1200 का सिलेंडर मोदी जी उसको कर देते हैं। 100 रुपए की गैस और पेट्रोल की कीमतें हो जाती हैं। तब स्मृति ईरानी जी को याद नहीं आता, चूड़ियां भेजती हैं तो मनमोहन सिंह जी को भेजती हैं। आज मोदी जी को चूड़ियां भेजे ना, जब मणिपुर में औरतों को निर्वस्त्र करके पूरे शहर के अंदर उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, तब मोदी जी आते नहीं और बोलते नहीं। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन को मूव करना पड़ता है, तब जाके मोदी जी पार्लियामेंट में आके बोलना चाहते हैं, और उस पर भी वो सिर्फ कटाक्ष करते हैं। जिस तरह से नहीं, एक उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले और ये संसद से पहले ही मणिपुर का वीडियो रिलीज किया गया। अगर ये ना होता, संसद ना लगना होता, तो वो शायद मणिपुर का वीडियो भी रिलीज ना होता। इसका मतलब मीडिया उनके पास है। He has hijacked the whole media. This is a clear indication that he doesn't allow anybody to come forward with his views. उसने, इसका मतलब आज परिस्थितियां जो हैं देश के अंदर बहुत गंभीर है। इस चीज को एक गंभीरता से लेने की बात है कि अगर मैं ना चाहता तो वीडियो रिलीज ना होता। दैट मीन्स ही इज हिमसेल्फ, उसने मान लिया है प्रधानमंत्री ने कि भाई अगर मैं ना चाहूं तो ये चीजें नहीं होंगी, ये रिलीज भी नहीं होगा, मीडिया इसको चला नहीं सकता, अंजन और कश्यप वही बोलेंगी जो मैं चाहूंगा। तो वो सच वही बोलती हैं जो वहां से डिक्टेशन आता है। तभी तो कभी आपने आज मुझसे बड़े कठिन सवाल भी पूछे, बेशक जो भी करें, तो मैं तैयार हूं ना देने के लिए। बेशक छोटी सी कार्यकर्ता हूं, मेरा प्रधानमंत्री के साथ कोई तुलना नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री इतने ओहदे पे बैठ के आज भी एक प्रेस वार्ता को क्यों संबोधित नहीं करते? क्यों डरते हैं? क्यों नहीं बुलाते प्रेस को और कहते हैं कि प्रश्न पूछिए, मैं जवाब देने को तैयार हूं? क्यों उनको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है? पार्लियामेंट में आके दूसरे का मजाक उड़ाना। और जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने कहा कि वो घराना ऐसा, इससे पता चलता है परवरिश कैसी हुई होगी। कितने गलत अल्फाज का इस्तेमाल स्मृति ईरानी जी ने किया है। मुझे लगता है उनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। वो उस घराने का पुत्र है जिस घराने ने शहादतें दी हैं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश को बनाने में उस घराने की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इंदिरा जी को भूला नहीं जा सकता, जिनके चिथड़े उड़ गए देश को बनाने में। हम राजीव गांधी जी को नहीं भूल सकते, किस तरह से देश को बनाने में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो ये क्या जाने, देखिए इनको तो एक बैठे बैठाई चीज मिल गई। 70 साल से जो देश बन रहा था उसमें आके राज करना बहुत आसान है। आज एक ईंट लगा के दिखाए ना उसकी तरफ। आज अगर आप जम्मू की ओर नजर भी मारे तो क्या नजर आता है? वही पुल नजर आते हैं। इनके बनाए पुल भी नहीं टिकते हैं और ये टोल टैक्स लेते हैं। किस बात का पैसा लेते हैं ये? मैं पूछना चाहती हूँ जितेंद्र सिंह जी से, क्योंकि वो उनका क्षेत्र है संसदीय। आज वो टोल टैक्स उस पे क्यों लगाया जा रहा है जहां पुल ही नहीं है, जहां सड़क ही नहीं है? और कल मैं सुन रही थी, वो वहां पे अमित शाह जी कह रहे थे कि हमने टोल टैक्स जम्मू कश्मीर में खत्म कर दिया। इसका मतलब जिस तरह जुगल जी कहते हैं कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन शुरू हो गई, अमित शाह जी भी वहां पे गलत बयान देते हैं। और जो बोलना चाहे उनके खिलाफ, चाहे वो अधीर रंजन जी हो, चाहे वो विपक्ष का कोई भी नेता, उसको फटाफट बर्खास्त कर देते हैं कि अब ये इसको इतने दिन यहाँ पार्लियामेंट में नहीं आने दिया जाएगा। तो इस तरह से जो आज हम हालात हैं देश के, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसी पार्टी आज सत्ता के अंदर है जो सिर्फ नशे में चूर है और हिटलरशाही के तहत बिना एक गरीब मुस्लिम की आवाज बने हुए, उसकी समस्याओं को समझते हुए यहाँ सिर्फ राज करने के लिए सत्ता में आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, नमिता शर्मा जी थी हमारे साथ। साफ तौर पर घर वापसी जो सवाल था उसे लेकर आए थे वाकई में, लेकिन जो जवाब इन्होंने दिया आप सब उससे बखूबी सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि अगर बच्चा भी अपने घर से बाहर जाता है तो वापस वो अपने घर ही लौट कर आता है। तो इस सवाल से आप कितने मुतमईन हैं? और बाकी सारे सवाल हमने पूछे कांग्रेस और बीजेपी को लेकर, उसके बारे में आपकी क्या राय है उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। साथ ही साथ आप जब बुलेटिन न्यूज़ चैनल को जो है वो लाइक भी कर ले।